Welcome, Martian. This is Krishna again, and today we will talk about architecture of MVT. हम Django पढ़ रहे हैं और Django के अंदर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ MVT। तो आर्किटेक्चर ऑफ MVT का मतलब क्या है? MVT होता क्या है? हमने पिछली वीडियो में थोड़े बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करी थी कि हमारा जो Django है वो वेबसाइट को अच्छे तरीके से हमारा डेटा यूजर यानी कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे आ जाइए। हमारा क्लाइंट था और वो क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट भेजता था एक किसी दूर बैठे सर्वर पे, तो उसके बदले में उसको एक रिस्पॉन्स मिलता था। तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? तो ये मैनेज हो रहा है एमवीटी की हेल्प से। तो एमवीटी है क्या? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मॉडल कहते हैं एम को, वी को व्यूज कहते हैं, और टी को टेम्पलेट कहते हैं। क्या होता है ये? तो इसके बारे में हम एक एक करके अभी देखेंगे। हमारे पास स्लाइड्स हैं इसके लिए। अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोडिंग नहीं होगा। एक बार चीजें हम सॉर्ट कर ले, इन सब चीजों के बारे में जान ले, इन टर्म्स के बारे में जान ले, हम कोडिंग पे आ जाएंगे। तो बस मैं ओवरव्यू सारे थेरेटिकल पार्ट का एक साथ दे रहा हूँ, फिर मैं खुद ही कोड कराने लग जाऊंगा इस पे। तो पहले समझ लेते हैं इन सभी चीजों को कि व्हाट इज एमवीटी। तो एमवीटी को पहले स्लाइड पे चलते हैं, एमवीटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं एमवीटी क्या है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इन जैंगो द मॉडल व्यू टेम्पलेट एमवीटी आर्किटेक्चर। इतना याद रखेंगे हम। मॉडल व्यू टेम्पलेट इज अ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब लेट्स से हमारे पास एक बिल्डिंग मुझे बनाना है। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ बुर्ज अल अरब और खलीफा, आई डोंट नो ये क्या है, जो दुबई में है। तो इसको अगर हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले इसको एक पेपर पे इसका आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी तरह से ये एमवीटी एक आर्किटेक्चर है। अगर हम मुझे किसी भी तरह के वेबसाइट को बनाना है तो मुझे इस आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा जेंगो में। तो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करने का मतलब, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। हम आगे इसके पढ़ेंगे। तो द मॉडल व्यू टेम्पलेट एमवीटी आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन पैटर्न that helps developers organize code in structured and maintainable way। यहाँ पे दो बातें लिखी गई है कि एमवीटी आर्किटेक्चर एक पैटर्न है, एक अप्रोच है टू मेंट, सॉरी गाइस, या सो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, द मॉडल व्यू टेम्पलेट एमवीटी आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन पैटर्न दैट हेल्प्स डेवलपर्स ऑर्गेनाइज कोड इन स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेनेबल वे। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई आर्किटेक्चर बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनानी है, तो उसमें दो चीजों का हम बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। एक तो हमारा कोड का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पूरी तरीके से। मतलब कि कोई भी कोड हम इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। जो चीज जिसके लिए है, जैसे मॉडल, मॉडल का मतलब होता है डेटाबेस। मैं अभी इसके बारे में बात करूँ। हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर कि हमारा ऑर्गेनाइज कोड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेंटेन करने में इजी होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं जेंगो के अंदर। इस आर्किटेक्चर को हम दो पर्पस के लिए बेसिकली ऑन ब्रॉड स्केल फॉलो कर रहे हैं। एक, हमारा कोड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और दूसरा मेंटेनेबल होना चाहिए। मतलब हम उसे जब कोई बग आए तो उसको फिक्स करने के लिए हमें पूरे कोड को देखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ उस पार्ट को देखने की जरूरत पड़े जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, while it's similar to more commonly known as MVC pattern, तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है मॉडल व्यू कंट्रोलर के। हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जेंगो में हैं और जेंगो में एमवीसी नहीं यूज होता है, एमवीटी यूज होता है। तो ये भी एक अप्रोच है, एक तरीका है जो स्प्रिंग बूट यूज करता है, एएसपी डॉट नेट यूज करता है। तो एएसपी डॉट नेट मीन्स डॉट नेट के अंदर अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एमवीसी के थ्रू बनाना पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंग बूट के अंदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं जावा लैंग्वेज की मदद से, तो एमवीसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। बट जेंगो में, पाइथन से जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो एमवीटी का यूज किया जाता है जेंगो के अंदर। तो हम सिर्फ एमवीटी की बात करेंगे। तो ये भी एक अप्रोच है और ये भी एक अप्रोच है। ये पाइथन यूज करता है, ये अदर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जावा है जो स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करता है।
और यहाँ पे हम उसके बाद पढ़ते हैं, जेंगोज एमवीटी हैज इट्स ओन यूनिक इम्प्लीमेंटेशन। जेंगो का अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है एमवीटी का, वो थोड़ा सा अलग है एमवीसी से, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिक इम्प्लीमेंटेशन है जेंगो का एमवीटी। हियर एन और ओवरव्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ जेंगो एमवीटी आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है। मैंने 3 स्लाइड्स बनाए हैं इसके लिए, तीनों कंपोनेंट का, एमवीटी का, मॉडल, व्यू और टेम्पलेट का, और यहाँ पे उनके फुल फॉर्म लिख रखे हैं। तो एम का मतलब जैसा हम देख पा रहे हैं, मॉडल होता है। मॉडल क्या होता है? तो मॉडल होता है डेटाबेस। डेटाबेस को हम मॉडल कहते हैं। व्यू क्या होता है? अगर हमें कोई भी लॉजिक लिखना है, लेट्स से 2+2 कैसे करेंगे, तो 2+2 पाइथन के अंदर अगर हम करें तो एक फंक्शन अगर हम बनाएं, तो डेफ ऐड करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो ए और बी दो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, और अगर मैं रिटर्न का सहारा लूं, तो यहाँ पे a+b करूंगा, तो ये हमारा कोई भी वैल्यू अगर मैं इस ऐड के अंदर इसको कॉल करके पास करूँ, तो लेट्स से मैं 2,2 पास करूंगा, तो ये हमें क्या आंसर देगा? ये आंसर देगा 4 देगा आंसर, जो कि इसके बराबर होगा। तो ये हमारा व्यूज के अंदर जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है वो व्यूज के अंदर लिखते हैं, जितना भी लॉजिक है, चाहे वो फिबोनाची सीरीज निकालने का हो, चाहे फैक्टोरियल निकालने का हो, जो भी हो, हम सब व्यूज के अंदर लिखते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल की जो हमारी पेज है, उसको हम टेम्पलेट्स कह रहे हैं। तो अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि मॉडल क्या है पहले। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ एमवीटी के अंदर हम मॉडल की बात करें स्लाइड में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, मॉडल क्या है? तो इसके बारे में हमने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला देखते हैं, द मॉडल व्यू कंपोनेंट रिप्रेजेंट द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। मॉडल व्यू कंपोनेंट जो है, मॉडल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारा एप्लीकेशन में डेटा कैसे एंटर होगा, कैसे फेच किया जाएगा और डेटाबेस तक ले जाया जाएगा, उससे रिट्रीव कैसे किया जाएगा, मतलब डेटाबेस से वापस कैसे ले आया जाएगा यूजर को दिखाने के लिए वेबसाइट पे। तो इन सब के लिए हमें मॉडल का सहारा लेना पड़ता है एमवीटी के अंदर। दूसरा पॉइंट है, इन जेंगो मॉडल आर पाइथन क्लासेस दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, इन जेंगो, जेंगो के अंदर मॉडल आर पाइथन क्लासेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि जब ओआरएम का हम जिक्र करते हैं, तो ओआरएम हमें एसक्यूएल क्वेरी बना के देता है। एसक्यूएल क्वेरी जो आपको मैंने एसक्यूएल पढ़ाया है, पाइथन 330 वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो पाइथन शुरू से लेके डेटाबेस तक गया है, जिसमें एसक्यूएल क्वेरी की मैंने बात करी। तो ओआरएम का एक कॉन्सेप्ट होता है जेंगो के अंदर, जो हमें हेल्प करता है कि हमें एसक्यूएल क्वेरी खुद ना लिखनी पड़े, हमारा जेंगो ही बना के देता है। तो यहाँ पे इस ओआरएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है ये, इस ओआरएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और मॉडल्स बनाने के लिए, यानी कि डेटाबेस बनाने के लिए, हमें पाइथन की क्लासेस दी गई जेंगो के अंदर, जो हमें हेल्प करते हैं, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, जो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब डेटाबेस कैसा होता है? तो माई एसक्यूएल की अगर हम बात करें, ओरेकल की बात करें, एसक्यूएल सर्वर की बात करें, डीबी2 की बात करें, पोस्टग्रेस की बात करें, तो उसमें टेबलर फॉर्म में डेटा हमारा सेव होता है। तो ये मान लीजिए एक डेटाबेस है, एक ऐसा और डेटाबेस है, एक और ऐसा डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस का नाम मान लीजिए कि एक्स है, इस डेटाबेस का नाम मान लीजिए वाई है। सॉरी, इस टेबल का नाम एक्स है, इस टेबल का नाम वाई है, और ये एक डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है, ये है डेटाबेस। ये डेटाबेस हमारा मान लीजिए इसका नाम है कृष्णा। इस डेटाबेस का नाम कृष्णा है। तो इस कृष्णा के अंदर दो टेबल, पहला टेबल का नाम एक्स है, दूसरे टेबल का नाम वाई है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, जेंगो के अंदर पाइथन क्लासेस दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल। जेंगो के अंदर मॉडल्स जो होता है वो पाइथन की क्लासेस की मदद से, पाइथन के अंदर उसमें पहले से प्री बिल्ट दिए गए हैं हमारे क्लासेस बना बना के। तो उसमें डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर
और टेबल्स, मतलब हम उसमें टेबल्स बना रहे हैं। उस टेबल्स को, जैसे मुझे ये टेबल बनाना है तो ये एक क्लास हो, इस क्लास का नाम हम एक्स रखेंगे, और इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर एक कॉलन है, दो कॉलन है, इसको हम फील्ड कहते हैं। तो मान लीजिए इस कॉलन का नाम है हमारा ए, इस कॉलन का नाम ए है, अनदर कॉलम, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ये दो कॉलन है। तो इस क्लास के अंदर ए इज इक्वल टू, अब जो भी जिस तरह की भी एंट्री यहाँ पे होने, मान लीजिए ABCD अल्फाबेट टाइप की होनी, तो कैर फील्ड एक हमारा क्लास बना के दिया गया है, और उसको हम लिखते हैं और उसमें मैक्स लेंथ हम डिसाइड करते हैं। उसी तरह बी के अंदर भी हम देते हैं। तो ये क्लास है, ये हमें एक टेबल को डिफाइन करा है जिसको हम एक्स लिख रहे हैं, क्लास एक्स कॉलन, और फिर उसके अंदर हम दो इंस्टेंस वेरिएबल बना। तो ये हमें बेसिकली जेंगो के मॉडल के अंदर करने को मिलता है। अगर मुझे इस टेबल को बनाना है तो मैं फिर से एक क्लास बनाऊंगा, और उस क्लास का नाम दूंगा वाई, क्योंकि इस टेबल का नाम वाई है। और इसके अंदर भी मान लीजिए कि ये एक ए नाम का कॉलन है, ये बी नाम का कॉलन है, ये सी नाम का कॉलन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू, अब जिस तरह का भी डेटा टाइप यहाँ पे आएगा वो लिख दूंगा। बी इज इक्वल टू जिस तरह का डेटा टाइप आएगा, सी इज इक्वल टू जिस तरह का डेटा टाइप आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये टेबल हमारा बिल्ड हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं करना होता, इसमें दो कमांड हमें चलाना पड़ता है, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा, जिसको माइग्रेशन और माइग्रेट कहते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, 1 सेकेंड। हम्म। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी हम पॉइंट पे जा रहे थे, बट उससे पहले मुझे इसके बारे में बताना है। अब रिलेशनशिप भी बताता है ये किसी टेबल से किसी टेबल के बीच में, मान लीजिए इस टेबल का रिलेशन इस टेबल से है, तो कैसे, तो फॉरेन की हेल्प से होगा। अ, तो ये रिलेशन जो हम बता रहे हैं ये भी हम अपने मॉडल्स के अंदर इसके लॉजिक को लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। each model's class typically corresponds to a database table, and each instance of class represent a record in the table. So यहाँ पे लिखा हुआ है each model class typically correspond to a database table, एक database के टेबल को एक क्लास रिप्रेजेंट करता है, मॉडल का क्लास। और each instance, मतलब ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है, दिस इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास वाई है ये, और इसका इंस्टेंस ए बी सी। तो ये हमें इंस्टेंस हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिकॉर्ड इन द टेबल्स, यानी कि ये कॉलन है और इनके बीच में हमारा डेटा यहाँ पे आके प्लेस हो जाता है, यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं हमारे ABC, जिसको हम इंस्टेंस कह रहे हैं, रिकॉर्ड को अपने अंदर कंटेन करने के लिए उस टेबल में, जिसके लिए हमने टेबल बनाया है डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस का नाम है कृष्णा, टेबल का नाम है वाई। तो फिर से इसको देखते हैं। अगर मुझे कोई भी टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर, तो हमें उसके लिए मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, यानी कि एक क्लास बनाना पड़ेगा पाइथन का। और उसके अंदर इंस्टेंस जो होता है, इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हमने पाइथन में सीख रखा है, तो यहाँ पे ए और बी आपको दिख रहा है, इसको इंस्टेंस कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। ये ए और बी हमारे कॉलन को डिफाइन करते हैं, जो कि रिकॉर्ड को अपने अंदर रखते हैं, जो हम डेटाबेस में सीख रखे हैं ऑलरेडी। आगे देखते हैं। अगला है मॉडल डिफाइंस फील्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड मेथड फॉर क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा। मॉडल्स डिफाइन करते हैं कि कैसे हम डेटा को स्टोर करेंगे, और ये हमें मेथड प्रोवाइड करते हैं क्वेरी और मैनिपुलेशंस के लिए। हम क्वेरी हमें पहले से लिखी हुई मिल जाती है इसमें, हमें सिर्फ क्लास बना के अपने फील्ड को लिख देना है और इसकी क्वेरी सेट तैयार हो जाती है। और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम मैनिपुलेशन भी अपने डेटा में कर पाए। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे एक बार। मैं जब डेटाबेस मॉडल फिर से पढ़ाऊंगा, जब मैं कोड करवाऊंगा, डेटाबेस कनेक्ट करूंगा, तो इन सब की बात फिर से होगी। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं ये बात बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो आएगी, आप सीक्वेंस को अच्छे से देखते रहे। हम अगला स्लाइड देखते हैं। अभी हमने एम की बात करी है जो कि मॉडल है, और वी की बात करेंगे जो व्यूज है। तो दिस इज आवर व्यूज। तो इस व्यूज के बारे में हम बात करते हैं। व्यूज में भी मैंने चार पॉइंट्स डाल रखे हैं। पहला है
The views component is responsible for processing user request and returning appropriate response. जब कोई बंदा किसी सर्वर पे रखे हुए, मान लीजिए ये सर्वर और इसके अंदर मेरी वेबसाइट है छोटी सी, तो ये बंदा अगर, ये क्लाइंट है जिसको मैं यूजर भी कहता हूँ, और ये सर्वर है, और ये मेरी मान लीजिए वेबसाइट है, अगर ये कुछ भी इससे मांगता है www.google.com अगर मैं करता हूँ, या फिर मैं ये लिखता हूँ www.ai-martian/admin, तो एडमिन का जो यहाँ पे लॉजिक होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट जाने के बाद एडमिन के लॉगिन को हिट करेगा, एडमिन के लॉगिन पे जितना भी डेटा होगा और जो भी उसके अंदर लॉजिक लिखा होगा, बिजनेस लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे स्क्रीन पे। तो ये हमें यूजर का रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट लेने, रिक्वेस्ट यूजर का रिक्वेस्ट रिसीव करने और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है व्यूज। व्यूज के अंदर हम अपनी सारी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर 2+2 हमें ऐड करना है, तो अगर मैं एक वेबसाइट पे इसको दिखाना चाहता हूँ, तो इसका लॉजिक मैं व्यूज के अंदर लिखूंगा। व्यूज एक फाइल होती है पाइथन की, जो views.py के नाम से होती है। अभी मॉडल्स पे हमने देखा था, मॉडल्स की भी एक फाइल होती है जो models.py के नाम से होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट अब हम देखते हैं अप्रोच। इन Django, views are Python functions or class that handle HTTP request and generate HTTP response। तो हम कोई भी रिक्वेस्ट जब करते हैं, मतलब ये क्लाइंट कुछ भी मांग रहा है इस सर्वर से, तो वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। प्रोटोकॉल HTTP को ही कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है जिसको ये फॉलो करता है। HTTP और HTTPS दोनों होता है। HTTPS इज मच सिक्योर देन HTTP। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको व्यूज के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखी जाती है एक वेबसाइट के लिए पाइथन में जेंगो की मदद से, इसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम आते हैं। व्यूज इंटरेक्ट विथ मॉडल टू फेच और मैनिपुलेट डेटा एज नीडेड। व्यूज क्या करता है? इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से किसी डेटा को फेच करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, जैसी रिक्वायरमेंट। मतलब व्यूज के अंदर अगर हम कोई भी बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, जैसे 2+2, तो 2+2 के जगह पे ये लिखे कि मान लीजिए कि हमारा ये एक वेबसाइट है, इससे एक डेटाबेस कनेक्ट, तो ये हमारा रखा हुआ है सर्वर, और इससे हमारा डेटाबेस कनेक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट आके बोलेगा, मान लो कि ये एक मेरी एक वेबसाइट है जिसपे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स जैसे है, वो मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इस स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे एक लिखूंगा URL, www. वो कुछ भी हो सकता है, XYZ ले लेते हैं, xyz.com/1। तो ये जो हमारा वेबसाइट है, सॉरी, ये जो हमारा URL है, ये हमारे सर्वर तक जाएगा। दिस इज सर्वर, और सर्वर पे हमारी वेबसाइट रखी होगी। उसके अंदर व्यूज नाम की फाइल होगी, उसके अंदर एक लॉजिक लिखा हुआ होगा। वो लॉजिक डेटाबेस से जाएगा, डेटा ले आएगा उस पर्टिकुलर बंदे का, और हमें रिटर्न कर देगा यहाँ, और फिर यही सर्वर के द्वारा वापस हमें हमारे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करा दिया जाएगा, और उस बंदे का मार्क्स दिखाई देगा जिसका हमने मार्क्स पूछा, जिसका रोल नंबर 1 था। तो इस तरह से व्यूज का लॉजिक काम करता है। जो हमारे डेटाबेस से डेटा लेके आता है, ले जाता है, तो ये डेटा जैसे ले आ रहा है, उसी तरह से कोई बंदा होगा ना जिसने इस डेटा को, जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट का मार्क्स, उसने इस डेटाबेस में डाला होगा। तो वो मैनिपुलेशन का काम, डालना, अपलोड करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, तो वो एडमिन करता है। और आप भी कर सकते हैं अगर आपको एक्सेस दिया जाएगा तो आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं और उस डेटा को देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं फेच करना और मैनिपुलेट करना। फेच करना, फेच मतलब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैनिपुलेट करना मतलब आप नंबर को चेंज कर रहे हैं, मतलब जो भी मार्क्स है उसको आप बदल रहे हैं एज ए एडमिन, या आप इंसर्ट कर रहे हैं अपडेटेड मार्क्स। तो इसको अगर करना है तो हमें व्यूज के थ्रू ही जाना पड़ता है, जो इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है हमारे डेटाबेस।
जो कि मॉडल नाम के फाइल से किया जाता है। उसके बाद views can render HTML templates to generate dynamic web page or return other type of response like JSON and API endpoint। तो अभी जो आपने रिक्वेस्ट किया था उसको आपको एक स्क्रीन पे दिखाया गया, लेकिन वो स्क्रीन ऐसा थोड़ी ना दिखता है रॉ बिल्कुल बेकार सा। वो एक खूबसूरत सा दिखता है हमारा स्क्रीन। और वो स्क्रीन कुछ नहीं बल्कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से बना होता है। तो यहाँ पे HTML टेम्पलेट्स की बात हो रही है, तो हम CSS जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे, बट होता है वहाँ। तो HTML टेम्पलेट पे ही वो सारा डेटा रख के एक टेबुलर फॉर्म में हमें बना के यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया गया है। इसके अलावा ये हमें जेसन रिस्पॉन्स और एपीआई एंड पॉइंट की हेल्प से ये सारा काम करता है। एपीआई एंड पॉइंट, इसको एपीआई एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, और यूआरएल एंड पॉइंट भी यही है। तो एपीआई और कुछ नहीं बल्कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। मतलब आपने कुछ भी रिक्वेस्ट किया तो वो एक रिक्वेस्ट बन के गया, तो वो एपीआई की हेल्प से कुछ डेटा यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, फिर आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो वो जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो जेसन की फॉर्म में होता है। और जेसन कुछ नहीं होता है, पाइथन के डिक्शनरी की तरह कुछ दिखता है जेसन। मान लीजिए कि मुझे कुछ जेसन से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजना है, तो जब यहाँ पे वन भेजा गया होगा तो ये वन कुछ ऐसे गया होगा, मैसेज डबल कोट कॉलन वन, ऐसे। इस एंड पॉइंट से www.xyz.com के आगे वन जो लगा हुआ है ये ऐसे करके यहाँ पे गया, और यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया वो भी एक बड़े से जेसन में आया होगा। जितने भी कॉलन होंगे उन कॉलन को की कह देंगे और उनकी वैल्यूज रखी हुई होंगी। जैसे मैथ, मैथ में बंदे के मान लीजिए 91 नंबर आए, साइंस में बंदे के 24 नंबर आए। इसी तरह से और भी डेटा हो सकता है। तो ये हमें रिस्पॉन्स की तरह मिलता है, और उसके साथ साथ एचटीएमएल भी, एचटीएमएल के ऊपर उसको रेंडर करा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है एचटीएमएल में टेबल बना के, क्योंकि वहां पे पहले से ही स्टैटिक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर हमारा वैल्यू डायनेमिकली एलोकेट हो जाता है। तो ये व्यूज का हमारा लॉजिक था, जो व्यूज हमें हेल्प करते हैं ये सब काम करने में। सब व्यूज से होते हुए जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, जो डेटाबेस के पास जा रहा है, डेटाबेस से डेटा व्यूज के पास आ रहा है, फिर हमारे यूजर के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टेम्पलेट की हेल्प से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML टेम्पलेट टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज। अगला देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसी टेम्पलेट्स की। तो टेम्पलेट्स, हमारा ये लास्ट वाला टी है, जो एमवीटी में टी है उसका मतलब है टेम्पलेट्स। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। पहला है, द टेम्पलेट्स कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो यूजर को कैसा दिखाई देगा वो टेम्पलेट पे डिफाइन होगा, टेम्पलेट डिसाइड करेगा। और टेम्पलेट में 3 चीजों का रोल होता है, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। ये तीनों का रोल होगा आपके टेम्पलेट्स को क्रिएट करने। और जैंगो की हेल्प से भी उसमें हम मैनिपुलेशंस करते हैं। तो HTML जस्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक इंसान का स्केलेटन है, हड्डी, उसके ऊपर उसका बॉडी का ढांचा है, स्केलेटन बोन की बात कर रहा हूँ, हड्डी की ढांचे की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर CSS स्क्रीन, मतलब उसके मसल्स की तरह है, स्किन की तरह है, जो उसको खूबसूरत बना रहा है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट उसको डायनेमिक कर, वो उसके सोल की तरह होता है जो उसको डायनेमिक कर रहा है। ऑल राइट। तो टेम्पलेट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन Django, templates are HTML files that include placeholders and template tags for dynamically rendering data। इसको फिर से पढ़ते हैं। इन Django, templates are HTML files। Django के अंदर जो templates होता है वो HTML की फाइल्स होती है, जो इंक्लूड करती है प्लेस होल्डर, जहां पे हमारा डेटा आकर रखा जाएगा। मान लीजिए एक वेबसाइट, आपने उस स्टूडेंट का नंबर देखा, तो उस स्टूडेंट के मान लीजिए कि मैथ और साइंस का नंबर, मैथ का नंबर है, साइंस का नंबर और इंग्लिश का नंबर। तो अब जिस सर्वर से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे उस सर्वर पे बहुत सारे लोगों का डेटा तो होगा, डेटाबेस में रखा हुआ। तो अब जितने भी लोगों का डेटा मांगा जाएगा, मैथ साइंस इंग्लिश, ये तो हमारा स्केलेटन है HTML का, ये टेबल भी स्केलेटन है। लेकिन इसके अंदर जो बार बार वैल्यू, कभी यहाँ पे 75, 25, 96,
ये मान लीजिए रोल नंबर 1 का रिजल्ट। अब रोल नंबर 2 का रिजल्ट मांगेंगे तो उसके लिए अलग टेम्पलेट थोड़ी ना बनाएंगे, बस ये डेटा को बदलेंगे, तो ये डेटा हमारे डेटाबेस से आएगा। तो ये हमारा प्लेस होल्डर यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, जो हम जेंगो से कर देते हैं। और ये हमें डायनेमिकली रेंडर करने में हेल्प करता है डेटा को। मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएबल की तरह होता है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ऐसे डबल करली ब्रैकेट से उसको दिखाया जाता है, और इसके अंदर हम वो वेरिएबल रखते हैं जो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली एक यहाँ पे ऐसे ही वेरिएबल रखेंगे, और यहाँ पे भी जो हमारे मैथ साइंस इंग्लिश का डेटा अलग अलग बंदों का एक ही टेम्पलेट पे ले लेके आएगा बार। बदलेगा नहीं टेम्पलेट, बस ये नंबर बदलेगा। तो ये डायनेमिकली चेंज होता है। तो उसी की यहाँ पे बात करें, डायनेमिकली रेंडरिंग डेटा की। तो टेम्पलेट पे हम एमवीटी की हेल्प से ये काम कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्पलेट कैन कंटेन स्टैटिक एचटीएमएल। देखिए स्टैटिक एचटीएमएल कह रहा है मतलब जो ना बदले, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव कर रहे हैं वो जेंगो की हेल्प से कर रहे हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। और जावा स्क्रिप्ट का भी वहाँ पे रोल होता है। as well as dynamic content generated using templates variable। अब टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल होते हैं, तो वो वेरिएबल यहीं पे लिखे जा रहे हैं। एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, तो कंट्रोल फ्लो हमारा है, उसको हेल्प करता है चलाने में। डेटा कैसे आएगा कैसे जाएगा उसकी बात होगी। टेम्पलेट्स आर रेंडरिंग बाय व्यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट सेंड टू द यूजर वेब ब्राउजर। टेम्पलेट्स जो है वो रेंडर करता है व्यूज को टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। जो व्यूज हमारा व्यूज डॉट पी वाई फाइल है पाइथन की, जिसके अंदर लॉजिक बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, वो रेंडर का रेंडर्ड किया जाता है व्यूज के द्वारा। टेम्पलेट को व्यूज के द्वारा रेंडर किया जाता है, मंगाया जाता है बिजनेस लॉजिक पे। उस पे डेटा रखा जाता है और यूजर के वेब ब्राउजर पे दिखा दिया जाता है। देखिए व्यूज डॉट पी वाई के अंदर हमारा सारा लॉजिक लिखा होता है। इसके अंदर टेम्पलेट का भी नाम दिया हुआ रहता है, लेकिन टेम्पलेट अलग जगह पे रखा होता है, किसी अलग फोल्डर। यहाँ से टेम्पलेट आता है व्यूज के पास, डेटाबेस से डेटा आता है व्यूज के पास, और इसको भेज दिया जाता है यूआरएल से यूजर के ब्राउजर स्क्रीन पे। ऐसा काम होता है। ये हमारा सॉरी डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा मॉडल है, सॉरी ये हमारा टेम्पलेट है। सॉरी गाइस, डेटाबेस और ये हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट जो है वो एक फोल्डर में रखा हुआ होता है, जिसको ये व्यूज अपने पास बुलाता है। डेटाबेस से डेटा लेके आता है, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं। टेम्पलेट यहाँ से आ गया, स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ से आ गए। यूआरएल से हमें डेटा यूजर को भेज दिया जाता है, यूजर के स्क्रीन पे ऐसा टेबल बन के आ जाता है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। आगे देखते हैं। अगर ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, इसके बारे में हम कोड करके भी दिखाएंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू है जो मैं सब दे रहा हूँ, ओवरव्यूज की कैसे ये काम करता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो जब कोडिंग करेंगे उस समय बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब अगले सेशन में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लाइक व्हाट इज जैंगो। अब हम जैंगो के इंट्रो के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। बाय।